दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में। CUET जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये बेसिकली होता क्या है, इसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अभी +1 में है, +2 में है, या उन बच्चों के लिए जो +2 क्लियर कर चुके हैं और आगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में आप ढूंढ रहे हैं कि आप कौन सी डिग्री करें, कहाँ से करें। और उन्हीं सब पेरेंट्स के लिए जो इस फील्ड के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं कि उनको अपने बच्चों के लिए कहाँ पर एडमिशन लेनी है और वो एडमिशन कैसे मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर हर साल टेस्ट लेती हैं, जिनके बेसिस पे उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलती है। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, एंड ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब JNU भी है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंडर एडमिशन कराती हैं। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी को, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो CUET एग्जाम है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगले साल जो एग्जाम होगा उसकी क्या टेंटेटिव डेट्स होंगी, उसका क्या टेंटेटिव सिलेबस होगा। तो अगले साल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो उस तैयारी को एक डायरेक्शन देने के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन के साथ। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या डिटेल्स हैं इंट्रोडक्शन के अंडर। तो सबसे पहले फुल फॉर्म जो मैंने आपको अभी बताया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम CUET बोलते हैं। तो ये एग्जाम जो है ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है और इसको जो अथॉरिटी कंडक्ट कराती है उसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम NTA के नाम से बोलते हैं। और ये जो है ये अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल के कोर्सेज के साथ डील करता है। तो अगर आप +2 क्लियर क्वालिफाइड हैं तो आप UG के लिए जा सकते हैं। अगर आपका UG भी क्वालिफाइड है तो आप PG लेवल एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड में होता है। इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये रिटन नहीं होता, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसकी क्या टेंटेटिव डेट्स हैं, अगले साल कौन सी डेट्स में, कौन से मंथ में ये होगा। तो ये होगा 2nd वीक ऑफ जून फॉर UG एग्जाम्स एंड 3rd वीक ऑफ जुलाई फॉर PG एग्जाम्स। तो +2 के जो आपके एग्जाम्स हैं वो जैसे ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद आपके पास 2 या 3 महीने ही बचते हैं। अगर आपने इस एग्जाम के लिए जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ही इस चीज़ की तैयारी करनी शुरू कर दें। तो हम अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो अंडर ग्रेजुएट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिफरेंटली आता है और जो PG का एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिफरेंटली आता है। तो उनकी क्या डेट्स होती हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों आते तो ऑनलाइन ही है। आप CUET की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगी। गूगल करेंगे आप CUET की वेबसाइट तो वहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल होगी। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप वहाँ से चूज करेंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, फिर उस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या कंडीशन है कि CUET में आपको कौन कौन सा सेक्शन कवर करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको वहां से पता चल जाएंगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज के लिए आता है 1st वीक ऑफ अप्रैल टिल लास्ट वीक ऑफ मे। टू अप्रैल से स्टार्टिंग से लेके मई तक आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसका सारा का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन रहेगा। आप भरना शुरू करेंगे तो वहां पे आगे आगे फिर जाते आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद इवेंचुअली पेमेंट का भी प्रोसेस आ जाएगा। तो पेमेंट मोस्टली आप UPI से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो ऑनलाइन ही आपको मेथड जो हैं वो उसके चूज करने पड़ेंगे। और जो आपका इवेंचुअली फिर एडमिट कार्ड भी आएगा वो भी ऑनलाइन ही आता है। बाय पोस्ट आपके घर पे कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यू हैव टू विजिट द वेबसाइट, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे और वहीं से आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट लेके फिर अपने सेंटर में जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा 4 प्रायोरिटी। आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं। तो प्रायोरिटी बेसिस पे जैसे आप फिल करेंगे उसी बेसिस पे फिर जैसे जैसे एलोकेशन होगी उन्हीं सिटीज में से आपका एक सेंटर बन जाएगा। तो वो भी आपको चॉइस दी जाती है कि आप कौन सी सिटी में अपीयर करना चाहते हैं। तो परमानेंट एड्रेस जो आपका होता है मोस्टली उसी के बेसिस पे आपको आपका सेंटर अलॉट होता है। तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल टू मई का टाइम पीरियड है। तो PG कोर्सेज के लिए है 2nd वीक ऑफ मई टू 3rd वीक ऑफ जुलाई। तो पहले अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज का आता है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा CUET की वेबसाइट के ऊपर।
तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस आते हैं एग्जाम में और आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं, आइडियली 3 होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो फर्स्ट जो सारा का सारा सेक्शन है वो डील करता है लैंग्वेजेस के साथ। तो पहले सेक्शन में आपके पास आते हैं 13 लैंग्वेजेस। तो इन 13 लैंग्वेजेस में से एक तो लैंग्वेज वो होती है जिस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, वो भी आपको इनमें से एक चूज करनी पड़ती है। तो आपका जो जनरल टेस्ट और डोमेन सब्जेक्ट का जो टेस्ट होता है उसमें फिर जो आपको पेपर आएगा वो एक तो हमेशा इंग्लिश में आएगा और जो दूसरा इसमें मीडियम आएगा वो लैंग्वेज आएगी जो आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो जो आपको फर्स्ट सेक्शन है उसका ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों ही डील करता है लैंग्वेजेस के साथ, जिसमें फर्स्ट में आपके पास आती हैं 13 लैंग्वेजेस एंड सेकंड में आपके पास आती हैं 19 लैंग्वेजेस। तो सेकंड सेक्शन जो होता है आपका वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का होता है। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें आपने आगे कोर्सेज करने हैं, जैसे इफ़ यू आर गोइंग फॉर अकाउंटेंसी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर इकोनॉमिक्स, तो इसमें उनके फील्ड्स आते हैं। तो 27 यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी आपको फिर वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट तैयारी करनी पड़ती है कि आपने आगे कौन सा कोर्स करना है। लास्ट वी हैव जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में आपके जैसे जीके आता है, रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स का पार्ट भी आता है। तो जनरल टेस्ट में ये भी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अंडर ही होता है कि आपको इसमें अपीयर करना है या नहीं करना है। तो ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। हो सकता है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इन दोनों में अपीयर करना पड़े, या आपके कोर्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज आपकी प्रायोरिटी रहे। तो दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि कितने सेक्शंस में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो फर्स्ट आपका सेक्शन होगा उसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों को मिला के ए और बी। सेक्शन 1 में जो हमारे पास सब हेड्स हैं दोनों को मिला के आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यू हैव अ मार्जिन कि आप 10 क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट्स में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड सेम क्राइटेरिया अप्लाइज हियर आल्सो कि आपको 50 में से 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड लास्ट वी हैव 75 क्वेश्चंस फॉर जनरल टेस्ट। तो जीके, रीजनिंग, मैथ सबको मिला के आपको 75 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको सिर्फ 60 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो यू बेसिकली हैव अ मार्जिन ऑफ 15 क्वेश्चंस हियर। तो ये चीज आपके लिए फेवरेबल हो जाती है कि आपके पास यहाँ पर मार्जिन है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास 10 क्वेश्चंस का मार्जिन है, अगेन 10 क्वेश्चंस का मार्जिन यहाँ पे भी है और यहाँ पे आपके पास 15 क्वेश्चंस का मार्जिन है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी लग रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा उसके 5 मार्क्स रहेंगे अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो -1 उसकी नेगेटिव मार्किंग है। तो विच इज ऑलमोस्ट 20 या 25% का नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए श्योर नहीं हैं तो आप उसको अनआंसर्ड छोड़िए, रादर देन आप उसकी नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाएं। तो अगर आप आंसर नहीं करते हैं यू विल गेट अ 0, लेकिन अगर आप गलत आंसर करते हैं यू विल गेट अ -1। तो इसलिए आपको इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर तो आप श्योर हैं फिर तो आप आंसर कीजिए, यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दैट। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो आप उसका अनआंसर छोड़ दीजिए, रादर देन आप उसका गलत आंसर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मार्जिन भी अवेलेबल है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 मार्क्स एक क्वेश्चन का है, तो 200 टोटल मार्क्स हो जाते हैं इस सेक्शन के। सेम इज हेयर, यहाँ पे भी आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, इसमें आपके पास 300 का हो जाता है। तो ये टोटल हो जाते हैं आपके पास 700 मार्क्स अगर आप तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो टाइम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उन 40 क्वेश्चंस के लिए आपको दिए जाएंगे 45 मिनट्स। और आगे हम अगर बात करें तो नेक्स्ट में भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और लास्ट सेक्शन जिसमें आपको जनरल टेस्ट में 75 में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। तो ये आपका सारा टाइम पीरियड रहेगा पूरे टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन की। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट सेक्शन का जो ए पार्ट है, उसमें आपको 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है और इन 13 लैंग्वेजेस में ही आपने मीडियम चूज करना होता है अपना। इसके अलावा बाकी जो आपकी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है
उसके बेसिस पे आपको चूज करना पड़ता है। तो इसी में अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज चूज करते हैं तो उसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम भी आएगा। तो इसमें बेसिकली जो आता है वो आता है कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस पार्ट को आप इजीली कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा की सारी चीजें जो है आपके बोर्ड के जो इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें भी आती हैं। तो इसमें वोकैब भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो आपकी जो फैक्चुअल लिटरेचर और इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो नॉलेज है उन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास 2 सेक्शंस आते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये क्राइटेरिया रख रही है तो आपको इनमें से भी एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी और फिर उसको भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज सेक्शन। इसमें अगर आप अपने +1 और +2 में अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हैं, अपने लैंग्वेजेस के रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हैं, देन दैट इज वेल एंड गुड। आप उसके बेसिस पे ही इस चीज को कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, देन यू नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट ऑल्सो। आपको कोई ना कोई अपनी 1 या 2 लैंग्वेजेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसकी वोकैबुलरी भी, उसके डिवाइसेस भी और बाकी सब चीज़ों को भी। तो आगे हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के ऑप्शन हैं, और अगर आपने डिसाइड किया है हुआ है ऑलरेडी कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, तब भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे कि अगर हमने इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीकॉम को टारगेट कर रहे हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको फिर टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 27 डोमेन्स में ऑप्शन मिलते हैं, जैसे अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है। तो सारे ऐसे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। तो आपको वो चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके लिए आपको जो सिलेबस है वो सिर्फ एनसीईआरटी का सिलेबस ही फॉलो करना पड़ेगा। तो 12th स्टैंडर्ड की जो आपकी एनसीईआरटी होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो अगर वो आपने अच्छे से उस पर ऊपर होल्ड क्रिएट कर लिया तो आप डोमेन सब्जेक्ट में कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो आप अगर इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो +1 में ही आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जानी चाहिए, तो ताकि आप +2 में इस पर्सपेक्टिव से पढ़ें कि आपने CUET भी क्रैक करना है बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ। तो डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपने टारगेट करना है, और इसकी प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटीज ओनली। तो लास्ट हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन के बारे में, जो आपका 3rd सेक्शन रहेगा CUET एग्जाम में, जो है जनरल टेस्ट के बारे में। तो इसमें हम देख लेते हैं कि उसके सिलेबस के जो मेजर हेड्स हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। नेक्स्ट यू हैव जनरल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट यू हैव न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये सारे जो सेक्शंस हैं इनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको बेसिक मैथ्स का पता होना चाहिए, आपको रीजनिंग का पता होना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, और आपको जीके का भी पता होना चाहिए। तो जीके में भी आपको स्टैटिक्स भी आने चाहिए, आपको सब्जेक्ट बेसिस भी सारा जीके आना चाहिए। तो मैं आपके साथ बात करूंगी आज जीके एंड करंट अफेयर्स के सेक्शन के बारे में, उनके क्वेश्चंस के बारे में, कौन कौन से उसके अंडर भी सब हेड्स आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन से सब हेड्स हैं जो उसके अंडर आएंगे। तो करंट अफेयर्स तो आपको पता है कि न्यूज़ आपको कवर करनी पड़ेगी, तो उसमें तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है, वो किसी भी सब्जेक्ट की न्यूज़ हो सकती है, जनरल न्यूज़ भी हो सकती है। तो जो आपके पास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं उनको आपको ज़्यादा टारगेट करना होता है, और बाकी के अगर उससे पिछले 6 मंथ्स के भी आप टारगेट कर पाएँ तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। और करंट अफेयर्स में मोस्टली जैसे अगर नोबेल प्राइज़ है फॉर एग्जाम्पल, या फिर ऐसे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, कोई पॉलिसीज हैं, किसी स्टेट को कोई अवार्ड दिया गया है, या ऐसी किसी चीज़ को, ऐसे करंट अफेयर्स को आपको फॉलो करना होता है। तो इसमें भी सब हेड्स होते हैं, जैसे आपको स्पोर्ट्स को फॉलो करना होता है कि अगर एशियन कप हुआ है तो उसमें कौन सी टीम जीती है, हमारे इंडिया का कब परफॉर्मेंस रहा है। इसके अलावा आपको अवार्ड्स को टारगेट करना पड़ता है, आपको डिफेंस की न्यूज़ भी टारगेट करनी होती है, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सारी जो न्यूज़ है ये आपको टारगेट करनी होती है। जो अननेसेसरी जैसे न्यूज़ होती है, पॉलिटिकल न्यूज़, या जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों को आपको टारगेट नहीं करना है। आपको जो चीज़ें टारगेट करनी है वो डेट्स हैं, डेज हैं, और जो मैंने आपको पहले भी बताई चीज़ें, उन सब चीज़ों को ही आपको मोस्टली टारगेट करना होता है करंट अफेयर्स के अंडर। तो वो भी आप ऐसे अननेसेसरी न्यूज़ के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और बाकी जो पार्ट है जनरल नॉलेज का, उसमें क्या सब हेड्स आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें आपके पास आएगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, तीनों ही पार्ट हिस्ट्री के आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफी, तो इसमें भी इंडिया के रिलेटेड जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वो सारे ही पार्ट्स आएंगे। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटी, तो पॉलिटी का तो ओवरऑल सारा ही सिलेबस हो जाता है।
नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमी। तो इकोनॉमी भी आपकी जो मोस्टली +1 और +2 के रिलेटेड होती है, उसी को आपको टारगेट करना होता है। साइंस एंड टेक, देन वी हैव स्टैटिक जीके एंड लास्ट वी हैव करंट अफेयर्स। तो देख लेते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। सो आपके पास ऑप्शंस हैं आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, चिन्मय मिशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री के रिलेटेड है, जिसमें अलग अलग मिशन जो पूरे हिस्ट्री के टाइम पे लॉन्च हुए हैं, तो उनमें से आपको उनके फाउंडर्स के नाम पता होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे जो फाउंडर पूछे हैं दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया गया है और पूछा गया है कि वो किस मिशन को उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाता है आर्य समाज। तो इसके अलावा जैसे यहाँ पे प्रार्थना समाज भी है, ब्रह्मो समाज भी है, चिन्मय मिशन भी है, तो इनके भी हेड्स आपको पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन में जैसे हेड को पूछा है और फिर मिशन को पॉइंट आउट करने के लिए बोला है, इसके ऑपोजिट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। आपको मिशन का नाम देकर ये पूछा जा सकता है कि इसको स्टार्ट किसने किया था। तो मिशंस जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री के अंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन। तो दो जो पार्टीज थी उनके बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि उन दोनों पार्टीज को हेड कौन कर रहा था। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको काफी डिटेल में जाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से लीडर्स थे, कौन से टाइम पे वो हेड कर रहे थे। महात्मा गांधी जी इंडिया कब आए थे, उन्होंने कौन सी जो मिशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था, उनके कौन से मेजर इवेंट्स थे उनकी लाइफ के, कब उन्होंने कौन सा पैक्ट साइन किया, ब्रिटिशर्स कब कौन सा मिशन इंडिया में लेकर आए थे और उसके क्या इफेक्ट्स हुए। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 के बारे में। तो इसका आंसर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो बेसिकली ये जो पैक्ट है ये साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। तो तब इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड किया था बाल गंगाधर तिलक ने एंड मुस्लिम लीग को हेड करे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो लखनऊ पैक्ट है वो इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है वो है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। तो रिवर्स यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिवर्स का ओरिजिन सबसे पहले, फिर वो कौन से ओशन में जाती हैं या कौन से एरिया में से निकल के जाती हैं और कहाँ पे उनका एंड होता है। इसके अलावा अगर वो माउंटेन रेंजेस से क्रॉस करती हैं, जैसे यहाँ पर है विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस, तो उनके बीच में से कौन सी रिवर निकलती है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है नर्मदा। तो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं चाहे वो हिमालय रिवर्स हैं, इन दोनों को ही आपको टारगेट करना पड़ेगा, उनके ओरिजिन्स भी और उनका सारा पाथ भी। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है वो है पॉलिटी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अनटचेबिलिटी के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर आ जाता है। तो फंडामेंटल्स डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी, देन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो, फिर उसके बाद हमारा जो पूरा यूनियन वाला पार्ट है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उनके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो वो आता है आर्टिकल 17 के अंडर। तो इसके अलावा बाकी भी जो फंडामेंटल राइट्स, तो ये चीज़ आपके लिए पढ़नी और याद करनी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन अगर आप उनको एक सीरीज की तरह उनको समझ के लर्न करेंगे तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के रिलेटेड। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इम्पीचमेंट के रिलेटेड। सबसे पहले तो इसके एक तो आपको इसका आर्टिकल भी पता होना चाहिए, इसकी सारी डिटेल पता होनी चाहिए, इसका सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है आपसे कि कौन से पार्लियामेंट के हाउस में हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब अगर प्रेसिडेंट को हमने हमारे ऑफिस से हटाना हो तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। अगर आपको प्रोसीजर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टारगेट कर सकते हैं। आपको 100% श्योरिटी से पता होगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाता है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बोथ हाउस इन द सेम टाइम। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे कंफ्यूजिंग भी ऑप्शंस आ सकते हैं कि बोथ हाउस में एक साथ शुरू कर सकते हैं या किसी भी एक हाउस में कर सकते हैं। तो आपके लिए जो आंसर हो जाएगा वो ये होता है कि किसी भी एक हाउस में शुरू कर सकते हैं। तो एक हाउस में शुरू होगा, फिर अगर वहां पे मेजॉरिटी मिल जाती है उसके बाद वो सेकंड हाउस में जाएगा और वहां पे डिस्कस किया जाएगा।
फिर ही जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस है वो एक्चुअल में शुरू हो सकता है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, लेकिन दोनों हाउसेज में एक साथ नहीं हो सकता। तो ऑप्शंस में आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि कौन सा जो आंसर है वो सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड, जो ये पूछ रहा है कि हु होल्ड्स द CRR डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। तो CRR डिपॉजिट्स होते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो ये क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, और यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट के अंदर कैश रिजर्व रेशो होती है वो कौन होल्ड करता है। तो वो होल्ड करता है RBI। तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारे ही टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको CRR पूछा है, आपसे SLR भी पूछ सकते हैं, आपसे मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, आपके पास रिजर्व रेशो के बारे में पूछ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स के बारे में पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि उसको हेड कौन करता है। तो सारे ही सारे जो ऐसे टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के जो इंडिया के रिलेटेड हैं स्पेसिफिकली, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिजिक्स के रिलेटेड, फ्रिक्शन से रिलेटेड, जो पूछा है आपसे फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रॉम। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है स्लाइडिंग टू रोलिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। इसके अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको वो ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लग सकते हैं। तो फिजिक्स का भी जो पार्ट है, जो जनरल साइंस का पार्ट है, वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज। तो एंटोमोलॉजी जो साइंस है वो किस चीज़ को स्टडी करती है। तो ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी के रिलेटेड हो जाता है। तो इसका आंसर है इंसेक्ट्स। तो ये आपको जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे जूलॉजी है या ऐसे जो भी ऐसे फील्ड्स हैं जो बायोलॉजी के अंडर आते हैं, तो उन सभी फील्ड्स का भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ की स्टडी के रिलेटेड हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, मेन आपको पता होना चाहिए, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो सकती है। तो एक बार अगर आपको इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को 100% श्योरिटी के साथ टारगेट कर सकते हैं एंड यू विल इजीली गेट 5 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको छोड़ के नहीं जाना। इनको हम स्टैटिक वाला पार्ट भी बोल सकते हैं कि अगर आप स्टैटिक जीके को अच्छे से कवर कर रहे हैं, जैसे हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कौन सा है, सबसे लंबी हमारी रिवर कौन सी है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। इनमें आप 100% श्योरिटी के साथ 5 मार्क्स जो हैं वो अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स जैसे मैंने आपको बोला 6 मंथ्स के आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। अगर उससे से पहले के 6 मंथ्स भी आप टारगेट कर सकते हैं देन दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच जू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट जू इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाता है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो इस जू के रिलेटेड भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जू कहाँ पर सिचुएटेड है, उस पर्टिकुलर स्टेट के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, और अगर उसकी कोई और भी इंफॉर्मेशन है उस स्टेट के रिलेटेड तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि करंट अफेयर्स में आपको प्राइजेस को बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है। तो नोबेल प्राइज जैसे आपको पता है हर साल डिक्लेयर किए जाते हैं, वो फिजियोलॉजी में भी आते हैं, साइंस में भी आता है, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में पीस प्राइज आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है नोबेल पीस प्राइज के रिलेटेड। तो नोबेल पीस प्राइज इस साल 3 लोगों ने शेयर किया है, जिसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 1 पर्सन है। तो जिस पर्सन को ये मिला था उनका नाम है एल्स बियाल्स्की। तो जो भी ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका ओरिजिन स्टेट आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है कि नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला है वो किस कंट्री में पैदा हुए थे। तो उसका आंसर हो जाता है रशिया। तो तीनों ही जो इस बार प्राइज मिले हैं वो रशिया, यूक्रेन, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं वॉर्स के एरियाज को देखते हुए मिले हैं। तो नोबेल प्राइज के जो विनर्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो एक बुक है। तो ये बुक किसने लिखी है। तो इंडिया के रिलेटेड जो भी हमारे फेमस राइटर्स हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे नॉन फिक्शन हो, चाहे फिक्शन हो, बायोग्राफी हो, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट का तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटेस्ट अगर कोई बुक ऐसी रिलीज हुई है, किसी फेमस पॉलिटिशियन ने की है, किसी फेमस राइटर ने की है, तो उसका नाम पता आपको ज़रूर होना चाहिए और वो किसने लिखी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत फेमस बुक है जिसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। तो अरुंधति रॉय जैसे बहुत फेमस राइटर हैं हमारे इंडिया की, तो उनकी बुक्स का आपको, सभी बुक्स का पता होना चाहिए।
तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे पेपर को टारगेट करना है, जनरल स्टडीज के अंडर करंट अफेयर्स और जीके को आपको कैसे टारगेट करना है। तो ऐसे हम सभी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।